विश्व इतिहास की झलक। विश्व का इतिहास समझाते पिता का पुत्री के नाम ये है 27वां पत्र। शीर्षक है चिन्ह और हन। लिखने की तिथि है 3 अप्रैल सन 1932। पिछले साल मैंने नैनी जेल से जो तुम्हें पत्र लिखे थे, मैंने तुमको चीन के प्रारंभ काल का, वुहांग हो नदी के किनारे वाली बस्तियों का और हिस्सा, शेंग्या, चिंग और चाउ नामक शुरू के राजवंशों का कुछ हाल लिखा था। उस लंबे समय में चीन राज्य धीरे धीरे कैसे बढ़ा और कैसे वहाँ एक केंद्रीय शासन विकसित हुआ। उसके बाद एक ऐसा लंबा ज़माना आया जिसमें नाम के लिए तो चाउ राजवंश का ही राज था, पर केंद्रीकरण की ये प्रक्रिया रुक गई थी और बिखराहट शुरू हो गई थी। देश के मकामी क्षेत्रों के छोटे छोटे हाकिम एक तरह से स्वतंत्र हो गए थे और आपस में लड़ने लगे थे। ये बदकिस्मती की हालत कई 100 साल तक चलती रही। मालूम होता है कि चीन की हर एक बात सैकड़ों या हजारों वर्षों तक चला करती थी। आखिरकार एक स्थानीय हाकिम चीन के सरदार ने प्राचीन और निकम्मे चाउ राजवंश को बाहर निकाल दिया। चीन की संतान चिन राजवंश कहलाती है। और ये एक दिलचस्प बात है कि चीन का नाम इसी चिन शब्द से निकला है। इस तरह चीन में चिन लोगों का इतिहास ईसा से 255 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। इससे 13 वर्ष पहले भारत में अशोक का राज्य शुरू हो चुका था, यानी हम अब चीन में अशोक के समकालीन लोगों का जिक्र कर रहे हैं। चिन राजवंश के पहले 3 सम्राटों ने बहुत थोड़े दिन राज्य किया। इसके बाद ईसा से 246 वर्ष पूर्व चौथा सम्राट हुआ, जो अपने ढंग का एक निराला आदमी था। उसका नाम वोंग चैंग था, लेकिन बाद में इसने अपना नाम शी होंग डी रख लिया था और आम तौर पर वो इसी दूसरे नाम से मशहूर है। इसका अर्थ है पहला सम्राट। जाहिर है उसे अपने ऊपर और अपने ज़माने पर बड़ा घमंड था और उसके दिल में पुराने ज़माने की इज्जत नहीं थी। असल में वो ये चाहता था कि लोग पुराने ज़माने को भूल जाएं और समझने लगें कि इतिहास उसी से शुरू होता है और वही महान पहला सम्राट है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उससे 2000 वर्ष से ज़्यादा चीन में एक के बाद एक सम्राट होते चले आए थे। वो इस देश के लोगों से इन लोगों की याद तक मिटा देना चाहता था। सिर्फ पुराने सम्राटों के ही नहीं, बल्कि पुराने ज़माने के दूसरे सभी प्रसिद्ध पुरुषों का नाम वो भुलवा देना चाहता था। इसलिए ये हुक्म निकाला गया कि तमाम ऐसी पुस्तकें जिसमें पुराने ज़माने का हाल हो, ख़ासकर इतिहास की पुस्तकें और कन्फ्यूशियस की महान रचनाएं जलाकर नष्ट कर दी जाएं। सिर्फ वैदिक और विज्ञान की कुछ पुस्तकों पर ये हुक्म लागू नहीं था। उसने अपने फरमान में कहा, जो लोग प्राचीनता का उपयोग करके वर्तमान काल को नीचे दर्जे का बताएंगे, वे अपने रिश्तेदारों समेत कत्ल कर दिए जाएंगे। उसने अपने इस इरादे पर अमल भी किया। सैकड़ों विद्वान जिन्होंने अपने प्रिय ग्रंथों को छिपाने की कोशिश की, जिंदा गाड़ दिए गए। वो प्रथम सम्राट कितना नेक, दयालु और खुश मिजाज आदमी रहा होगा। जब मैं भारत के अतीत की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करता हूँ तो मुझे उस सम्राट की याद आती है और कुछ हमदर्दी के साथ आती है। हमारे देश के कुछ लोग हमेशा पीछे मुड़कर अतीत को देखते हैं, उसकी महिमा गाते हैं और उसी से प्रेरणा पाने की उम्मीद करते हैं। अगर अतीत हमें बड़े बड़े कारनामों के लिए प्रेरणा देता है तो हम उससे ज़रूर प्रेरणा लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी या कोई राष्ट्र हमेशा पीछे की तरफ ही देखेगा तो ये बात लाभकारी नहीं है। किसी ने सच कहा है कि अगर कोई आदमी पीछे चलने या हमेशा पीछे देखने के लिए बनाया गया होता तो उसकी आंखें सिर के पीछे की तरफ होती। हम अपने अतीत पर ज़रूर गौर करें और उसमें जो तारीफ़ के लायक है उसकी तारीफ़ करें, लेकिन हमारी निगाह हमेशा सामने रहनी चाहिए, हमारे कदम आगे बढ़ने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि शी होंग टी ने पुराने ग्रंथों और उसको पढ़ने वालों को जलाकर या गड़वाकर बर्बरता का काम किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि उसने जो कुछ किया था वो उसी के साथ ख़त्म हो गया। उसका इरादा था कि वो सबसे पहला सम्राट माना जाए और उसके बाद उसका दूसरा उत्तराधिकारी हो, फिर तीसरा, इस तरह उसका राजवंश चलता रहे। लेकिन हुआ ये कि चीन के सब राजवंशों में चीन का वंश ही सबसे कम दिन तक कायम रहा। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इन राजवंशों ने बहुत से सैकड़ों वर्षों तक राज्य किया और इनमें से एक
जो चीन से पहले हुआ था 867 साल तक कायम रहा, लेकिन चीन का महान राजवंश बढ़कर सफलता हासिल करके और शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन करके गिरा और नष्ट हो गया। ये सारी बातें 50 वर्ष से थोड़े से समय में हो गईं। शी वोंग टी शक्तिशाली सम्राटों की परंपरा में सबसे पहला सम्राट होना चाहता था, लेकिन ईसा से 209 वर्ष पूर्व उसकी मृत्यु के 3 वर्ष बाद ही उसके वंश का अंत हो गया और उसके बाद तुरंत ही कन्फ्यूशियस के जो ग्रंथ छिपा कर रखे गए थे खोद कर निकाल लिए गए। उनका आदर पहले की तरह होने लगा। शासन की हैसियत से शी वोंग टी चीन के सबसे शक्तिशाली शासकों में हुआ। उसने तमाम स्थानीय राजाओं की हेकड़ी को खत्म कर दिया था, सामंतशाही का अंत कर डाला और एक मजबूत केंद्रीय शासन का निर्माण किया। इसने सारे चीन और अनाम को जीत लिया। इसी ने चीन की मशहूर दीवार का निर्माण शुरू किया। ये एक बड़ा खर्चीला काम था, लेकिन मालूम होता है चीनियों ने अपनी हिफाजत के लिए एक बड़ी सेना कायम करने की बजाय इस बड़ी दीवार पर, जो बाहर के दुश्मनों से उसकी सुरक्षा के लिए बनाई जा रही थी, रुपया लगाना ज़्यादा पसंद किया। ये दीवार किसी बड़े हमले को मुश्किल से रोक सकती थी। इसने सिर्फ इतना ही काम किया कि इसने छोटे छोटे छापों को रोक दिया, लेकिन इससे जाहिर होता है चीनी लोग शांति चाहते थे। वो बलशाली होते हुए भी सैनिक कीर्ति के लोलुप नहीं थे। पहला सम्राट शी वोंग टी मर गया और उस राजवंश में कोई दूसरा ऐसा नहीं हुआ जो उसकी जगह लेता। लेकिन उसके ज़माने में चीन में हमेशा के लिए एकता की एक परंपरा बन गई थी। इसके बाद दूसरा राजवंश हन वंश सामने आया। ये वंश 400 वर्ष से ज़्यादा बना रहा और इस वंश के शुरू के शासकों में एक सम्राज्ञी भी हुई। इसी वंश का 6वां सम्राट वू ती था, जो कि चीन के बड़े शक्तिशाली और मशहूर शासकों में गिना जाता था। इसने 50 वर्ष से ज़्यादा राज किया। इसने तातारियों को हराया, जो उत्तर में बराबर छापे मारा करते थे। पूर्व में कोरिया से पश्चिम में कैस्पियन सागर तक चीनी सम्राट का बोलबाला था और मध्य एशिया की सब जातियां उसे अपना अधिपति मानती थी। अगर तुम एशिया का नक्शा देखो तो उसके प्रभाव के ज़बरदस्त विस्तार का और ईसा पूर्व पहली और दूसरी सदी में चीन की शक्ति का कुछ अंदाज़ा लगा सकोगी। हम उस ज़माने में रोम की महानता के बारे में कुछ पढ़ते सुनते हैं और ये समझ लेते हैं कि उस ज़माने के रोम ने सारी दुनिया को मात दी थी। रोम को संसार की स्वामिनी कहा गया है, लेकिन हालांकि तब रोम महान था और ज़्यादा महान होता जा रहा था, लेकिन फिर भी चीन का साम्राज्य उससे कहीं ज़्यादा फैला हुआ और शक्तिशाली था। शायद वू ती के ज़माने में ही चीन और रोम का आपसी संपर्क कायम हुआ। पार्थव लोगों के जरिए इन दोनों देशों में व्यापार होता था। ये लोग जिस देश में रहा करते थे वो आज ईरान और इराक कहलाता है, लेकिन जब रोम और पार्थव की लड़ाई छिड़ी तो व्यापार अटक गया। रोम ने तब समुद्र के रास्ते से चीन के सीधे व्यापार करने की कोशिश की और एक रोमन जहाज़ चीन पहुंच भी गया, लेकिन ये ईसा के बाद दूसरी सदी की बात है और अभी तो हम ईसा के पहले ज़माने की बात कर रहे हैं। हन वंश के शासन काल में ही चीन में बौद्ध धर्म आया। ईसाई सन शुरू होने से पहले ही चीन में उसकी चर्चा होने लगी थी, लेकिन ये फैला कुछ दिन बाद, जब उस समय के चीनी सम्राट ने, कहते हैं, एक अद्भुत स्वप्न में एक 16 फुट लंबा आदमी देखा जिसके सिर के चारों ओर चमकदार प्रभामंडल था। चूँकि उसे स्वप्न में ये दृश्य पश्चिम की ओर दिखाई पड़ा, इसलिए उसने उसी तरफ दूत भेजे। ये दूत बुद्ध की मूर्ति और बौद्ध ग्रंथ लेकर वापस आए। बौद्ध धर्म के साथ साथ भारतीय कला का प्रभाव चीन में पहुंचा। वहां से कोरिया में और कोरिया से जापान में फैल गया। हन काल की 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका जिक्र करना ज़रूरी है। इस समय लकड़ी के ठप्पों से छपाई की कला का आविष्कार हुआ, लेकिन करीब 1000 वर्ष तक उसका ज़्यादा उपयोग नहीं हो सका। फिर भी इस बात में चीन यूरोप से 500 बरस आगे था। दूसरी बात ये थी कि इसी ज़माने में चीन ने सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहानों की प्रणाली शुरू कर दी थी। लड़के और लड़कियां इम्तिहानों से घबराते हैं और मैं उनकी इस बात से हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन उस ज़माने में सरकारी अफसरों की नियुक्ति का ये तरीका एक मार्के की बात थी।
दूसरे देशों में अभी तक ये तरीका रहा है कि सरकारी अफसर या तो ज़्यादातर सिफारिश से नियुक्त किए जाते थे या किसी खास वर्ग या जाति के लोगों से। चीन में जो कोई इम्तिहान पास करता वही नियुक्त किया जा सकता था। ये प्रणाली आदर्श नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि हो सकता है कि कोई कन्फ्यूशियन शास्त्रों के इम्तिहान में पास हो जाए मगर फिर भी उसमें सरकारी अफसर बनने की योग्यता ना हो। लेकिन रियायती और सिफारिशी नियुक्ति से ये तरीका कहीं बेहतर था और चीन में ये 2000 वर्षों तक जारी रहा। अभी हाल में ही इसका अंत हुआ है।